हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के एंड आरजे क्लासेस में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट, बी टेट, रीट आदि एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी विद्यार्थी केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी उद्देश्य केंद्रित। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी उद्देश्य केंद्रित। दोस्तों, हम आपको बता दें, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई जा रही विषय वस्तु का अधिक से अधिक स्पष्टीकरण हो सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोहलर के प्रयोग सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ए सूझ, बी अनुकरण, सी अनुक्रिया, डी प्रयत्न और भूल। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर भली भांति ज्ञात होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों, सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इनके अनुसार जब किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक कोई हल दिमाग में आता है, तब प्रतिक्षण में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन ही सूझ कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। पहला है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है, वस्तुनिष्ठ के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण साधारण सत्य असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होता है, जिसका अंकन शीघ्रता से एवं सुगमता से किया जा सकता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होने के साथ अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1, 2 और 3। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ए बाह्य परीक्षा प्रणाली में, बी आंतरिक परीक्षा प्रणाली में, सी सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में, डी बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समय मूल्यांकन की नई व प्रभावशाली बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में उपयोग में लाई जा रही है। अन्य विधियां सेमेस्टर, ग्रेडिंग, प्रश्न बैंक आदि से हो रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए धनात्मक। बुद्धि के सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता भी बढ़ती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता घटती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार का सामाजिक स्थिति, डी उपयुक्त समझ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी उपयुक्त समझ।
दोस्तों, वंशानुक्रम परिवार का वातावरण तथा परिवार का सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो दोस्तों, शिक्षक के व्यवहार का बच्चों के चरित्र तथा मानसिक पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को सदैव आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में नैतिकता का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। सी, कुछ समय के पश्चात। डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो दोस्तों, एक शिक्षक को बच्चे की जिज्ञासा तत्काल करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, अर्थात उसके बाद जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और बच्चा कुछ सीख नहीं पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। ए, बच्चे को समझाना। बी, बच्चे की कमियों का कारण पता करना। सी, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, सभी परामर्श का उद्देश्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, स्किनर के। तो दोस्तों, विकल्प ए और सी कोफ्का और कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि सुनिश्चित मानसिक स्तर के बालकों के लिए सहायक सिद्ध होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ए, कैटल। बी, गिलफोर्ड। सी, थर्स्टन। डी, स्पीयरमैन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, कैटल ने। तो दोस्तों, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल तथा हॉर्न द्वारा दिया गया था। इन मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचने, तर्कना करने की जन्मजात शक्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है ए, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। बी, कार्य परिहार अभिविन्यास। सी, नैपुण्यता अभिविन्यास। डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनमें निष्पादन उपागम अभिविन्यास के लक्षण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हर तरह की श्रव्य दृश्य शिक्षण प्रणाली के होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? ए, शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। बी,
शिक्षक के सटीक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। सी, शिक्षक का होना अपरिहार्य है क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का शिक्षार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। डी, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, शिक्षक का होना अपरिहार्य है क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का शिक्षार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री से शिक्षा के नानौपचारिक पहलू को बल मिलता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षक का होना अपरिहार्य है। इससे शिक्षक के चरित्र और व्यक्तित्व का असर छात्रों पर पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। बी, उसके माता पिता अनपढ़ हैं। सी, उससे अध्ययन में रुचि नहीं है। डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि उसे उस विषय का शिक्षण त्रुटिपूर्ण विधियों में कराया गया है। अतः मधु गणित के कमजोर होने का प्रमुख कारण गणित के शिक्षण की विधि का त्रुटिपूर्ण होना है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए, बाल्यावस्था। बी, पूर्व बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, रास ने समय को कितने प्रकार में बांटा है? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 3, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है भावनात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? ए, साक्षात्कार। बी, अवलोकन। सी, प्रश्नावली। डी, प्रक्षेपीय विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अवलोकन विधि। दोस्तों अवलोकन मापन की विधियां वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में साक्षात्कार, प्रक्षेपीय विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगशाला विधि आदि हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधियों में प्रमुख अवलोकन है। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? ए, सीखने का वक्र। बी, सीखने का पठार। सी, स्मृति। डी, अवधान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, सीखने का पठार। दोस्तों सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों में किस वर्ष में दो वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है? तो दोस्तों ए है 5वें वर्ष में, बी 6ठे वर्ष में, सी 7वें वर्ष में, डी 8वें वर्ष में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए 5वें वर्ष में।
ए 5वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ए थर्स्टन, बी केली, सी थर्स्टन एवं केली दोनों, डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत ई.एल. थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है? ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, डी शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। दोस्तों मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता के योग्य बनाती है, क्योंकि किसी भी कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर के विभिन्न शिक्षार्थियों का समावेश होता है, जिसको समझकर शिक्षक शैक्षिक निष्पादन को उत्तम बना सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो दोस्तों आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विकास तथा अधिगम की गति सदैव एक समान नहीं होती है, इनकी गति में तीव्रता एवं मंदता अथवा उतार चढ़ाव के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए, डी अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ
चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि कोई शिक्षक और शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वे स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दें तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में उनकी सहायता करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ए, सक्रिय अनुकूलन। बी, पारस्परिक शिक्षण। सी, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। डी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, पारस्परिक शिक्षण। बी, पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा है। इससे वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं एवं उनमें अपने निर्णय पर पहुंचते हैं तथा समस्या समाधान में पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ए, सामाजिक मुद्दे से सरोकार। बी, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। सी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। डी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। इंद्रियगामक 0 से 2 वर्ष अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करते हैं। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इस अवस्था की प्रमुख
विशेषता है। दोस्तों आजकल अंतिम प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। बी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। सी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में इन्हें शामिल करके। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में इन्हें शामिल कर। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने बच्चों के कार्य की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उनके अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में इन्हें शामिल करके किया जाना बहुत ही आवश्यक है।